मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही रेडियो मधुबन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आज एक बार पुनः संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज फिर वादे के मुताबिक मैं प्रोग्राम हमराही लेकर के आप सबके बीच में हाजिर हूं और हमारा ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड को बहुत पसंद किया गया, इसके लिए आप सब श्रोताओं का बेहद शुक्रिया। साथियों, जब हम बात करते हैं हमराही की, तो फिर ये शब्द केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरे जीवन का सफरनामा है। जीवन यात्रा में हमें एक मोड़ ऐसा आता है जब सच्चे हमराही की जरूरत होती है, तलाश होती है, और वो तलाश कैसे पूरी होती है और फिर पूरी होने के बाद किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने होती हैं। हम बात कर रहे हैं जीवन साथी की, हम बात कर रहे हैं विवाह से पहले और विवाह के बाद की परिस्थितियों की, और खासकर किन की, दिव्यांग साथियों की। पिछली बार श्रोताओं आप सबने सुना हम राजस्थान में थे, आज हम सीधा पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर। आज हम इंदौर में हैं और हमारे साथ श्रीमान विनोद गढ़वाल और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती माया गढ़वाल हैं। तो विनोद जी और माया जी, आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। रेडियो मधुबन सुनने वाले तमाम साथियों को हम दोनों का सादर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने हमें इस कार्यक्रम में स्थान दिया, हमें मधुबन के श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर दिया। आप और तमाम श्रोताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले संदीप सर आपको भी नमस्कार और तमाम साथियों को जो सुन रहे हैं मधुबन रेडियो। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हम लोगों के लिए इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है। बहुत बढ़िया। जी माया मैम और विनोद जी, आप दोनों का एक बार पुनः हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। आप दोनों से हमें ढेर सारी बातें करनी है और आपके जीवन का सफरनामा आज हमें सुनना है, और साथ ही साथ आपके संघर्ष, खासकर विवाह से संबंधित जो चुनौतियां रही, उस पर भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले विनोद जी, हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं और कुछ अपने दिव्यांगता के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए संदीप जी, अभी हाल फिलहाल जो वैश्विक महामारी है कोरोना, उसके कारण काफी तकलीफें, काफी डिस्टरबेंस हो गया है जिंदगी में। वैसे मैं आपको बता दूं और तमाम श्रोताओं को कि मैं पेशे से शिक्षक हूं। जहां तक आपने बात कही है दिव्यांगता की, तो मैं दृष्टिबाधित हूं और इस लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों का अभी डटकर सामना करना है हम सभी को, और आवश्यकता इसी बात की है कि शासन द्वारा जो समय समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं उनका हम पालन करें और इस वैश्विक महामारी से हम सफलतापूर्वक निकल पाएं। जी, बेहद खूबसूरत बात कही आपने। माया जी, थोड़ा आप भी हमारे श्रोताओं को बताएं अपने बारे में। जी, मैं भी शिक्षिका हूँ और डेवडम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं। और जी, अभी जैसा कि गढ़वाल जी ने बताया है कि कोरोना की महामारी से हम सभी जूझ रहे हैं, तो घर पर ही हैं अभी। तो हम विद्यालय भी हमारे स्टार्ट नहीं हुए हैं। जी जी। तो आप भी किसी तरह की विकलांगता से
ग्रसित हैं? जी, मैं भी दृष्टिबाधित हूँ और पार्शली ब्लाइंड हूँ। क्या बहुत बढ़िया। यानी आप दोनों एक तरह से एक ही तरह की दिव्यांगता से जुड़े हुए हैं। हाँ, और एक अच्छी बात यह भी कि आप दोनों रोजगार में हैं। तो जी बिल्कुल। विनोद जी का वर्क फ्रॉम होम और आपका वर्क फॉर होम और वर्क फ्रॉम होम दोनों चल रहा है? जी हाँ, हम दोनों का चल रहा है। मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ और हमारी श्रीमती जी जो हैं वो स्पेशल डेफ एंड ब्लाइंड जो स्कूल है वहाँ पर कार्यरत हैं। तो चूंकि बच्चे काफी ग्रामीण अंचल से आते हैं, इस कारण वो तो वर्क टू होम नहीं कर पा रही हैं। मगर मैं सामान्य स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को अध्यापन कराता हूँ राजनीति विज्ञान का। तो बच्चों के लिए समय समय पर जो विषय वस्तु है, पाठ्य सामग्री है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि जो हमारा नैतिक धर्म है, जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। इससे तो हम पूरी तरह तन्मयता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करने में लगे हुए हैं। शानदार, बहुत बढ़िया। तो विनोद भाई, आप राजकीय सेवाओं में कितने वर्षों से? संदीप जी, देखिए, मैं राजकीय सेवा में एक मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा 2005 में स्नातकोत्तर हुआ और 2005 में ही जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल, काफी नाम सुना होगा आपने, व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम जो है वो काफी फेमस रहा है। तो पहली बार वर्ष 2005 में व्यापम ने शिक्षक पात्रता परीक्षा ली थी। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। तो 2005 में जब मैंने स्नातकोत्तर करा राजनीति विज्ञान में, तो आप सबकी दुआओं से, श्रोताओं के आशीर्वाद से मेरी 5वीं रैंक रही थी पूरी यूनिवर्सिटी में, मेरिट होल्डर में। और जिस कॉलेज में मैं था, उस कॉलेज में एकमात्र स्टूडेंट था जिसका फर्स्ट क्लास रिजल्ट बना था राजनीति विज्ञान विषय में उस वर्ष। तो यही व्यापम ने परीक्षा ली, तो उस परीक्षा को भी मैं फर्स्ट क्लास पास कर गया। और यह मेरा सौभाग्य रहा आपके दुआओं से और श्रोताओं के आशीर्वाद से कि मैंने पहला आवेदन करा था अपनी नौकरी के लिए। और इच्छा नहीं थी, क्योंकि उस समय हमारा, आपने नाम सुना होगा, दिग्विजय सिंह जी नेता हुआ करते रहे, कांग्रेस के आज भी हैं। इन्होंने 98 से शिक्षा कर्मी भर्ती चालू की थी। फिर संविदा साला शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 के नाम से इन्होंने स्कूलों में भर्ती करी। यानी कि शिक्षकों को एक बहुत कम मानदेय देने की प्रथा इन्होंने चालू करी। और जब शिवराज सिंह चौहान पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने भी दिग्विजय सिंह की उसी नीति को चलाए रखा। तो संविदा साला शिक्षक वर्ग 1 की परीक्षा हुई और जिसको मैंने उत्तीर्ण कर लिया। और उत्तीर्ण करने के बाद मैंने पहला फॉर्म उज्जैन जिले में राजनीति विज्ञान की पोस्ट निकली थी। और सौभाग्य से वह आरक्षित पोस्ट नहीं थी, यानी कि दृष्टिबाधित के लिए आरक्षित नहीं थी, अनारक्षित पोस्ट थी। तो मैंने तो ऐसे ही शौक में कि अब परीक्षा पास की थी तो भर दिया फॉर्म। परिणाम ये रहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरे एक परम मित्र हैं सतीश गहलोत करके, जो आगर में है, आगर उज्जैन से 60-65 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने एक समाचार पत्र में मेरा नाम पढ़ा कि मेरा चयन हुआ है वर्ग 1 में। उन्होंने मुझे सूचना दी और उनके माध्यम से मुझे पता चला कि मेरी नौकरी लगी है। तो 2 जून 2006 वह दिन था जब मैं शासकीय सेवा में कार्य स्थल पर उपस्थित हुआ। यानी कि 2006 से मैं आज तक संविदा साला शिक्षक वर्ग 1 प्रारंभ 3 साल में रहा। उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक के पद पर प्रमोट हुआ, यानी कि संविलियन हुआ हमारा अध्यापक संवर्ग में। और अभी हमारा उच्च माध्यमिक शिक्षक में जो है नाम परिवर्तित हो रहा है, जिसकी मेरी प्रक्रिया जारी है। बहुत बढ़िया विनोद भाई, तो आपने बहुत विस्तार से बता दिया। तो 14 वर्ष हो गए आपको राजकीय सेवाओं में, और कहना चाहिए कि 2 जून को ही आपको 2 जून की रोटी एक तरह से नसीब हुई। उस समय आपकी ये उम्र क्या संयोग रही है कि 2 जून की जो रोटी है उसका बहुत महत्व है। और मेरे नसीब में शासकीय तौर पर शासकीय तनख्वाह से 2 जून की रोटी नसीब हुई है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि 2 जून की रोटी क्या होती है उसकी कीमत मैंने पहचानी है। विनोद भाई, अब सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं।
उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उस समय मेरी उम्र 23 वर्ष और कुछ महीने थी। ठीक है, तो ये बताएं कि हमारे श्रोताओं को कि उस समय क्या विवाह आपका हो गया था या ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था उस समय? नहीं संदीप भाई, देखिए, जब तक व्यक्ति अपने आत्मनिर्भर नहीं होता है, व्यक्ति अपने पांवों पर खड़ा नहीं हो सकता है। बहुत। तो हमारे वहाँ कम से कम मध्य प्रदेश में तो ऐसी परंपरा नहीं है कि हम शादी का सोच सके या शादी कर सके। तो मेरी शादी उस समय नहीं हुई थी और किसी भी प्रकार की कोई मानसिकता उस समय नहीं बनी थी। कुछ था ही नहीं, पहले आपको रोजगार प्राप्त करने का उद्देश्य था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और आदर्श स्थिति में ऐसा ही होना चाहिए। तो हम किसी को साथी बनाएंगे, जीवन साथी बनाएंगे, तो पहले उसको ये तो सोचे ना कि उसको खिलाएंगे क्या, हम उसके खान पान, उसके रहन सहन की सारी समुचित व्यवस्था कर सके, तभी हम किसी लड़की का हाथ थामे तो बेहतर रहता है। तो विनोद भाई, ये बताएं कि घर परिवार में फिर विवाह को लेकर के बातचीत कब शुरू हुई, कब इस बारे में घर वालों ने सोचना शुरू किया, या ये जिम्मेदारी भी आप ही को उठानी पड़ी? थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। देखिए संदीप भाई, इस मामले में मैं तमाम श्रोताओं को यह बताना चाहूंगा कि मेरे को किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। हालांकि हम दोनों की कह सकते हैं लव मैरिज अरेंज मैरिज में तब्दील हुई है। एक्चुअली हुआ यूं था, हाँ जी, एक्चुअली हुआ यूं था कि अब मेरी जब नौकरी लग गई थी तो उसके पहले ही वर्ष 2003-04 से मैं आज जो मेरी श्रीमती जी हैं इनको मैं पहचानता था। हमारे मध्य प्रदेश में समय समय पर संस्थाओं में परिचय सम्मेलन होते हैं, तो इसकी एक लंबी कहानी में शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको उसके पहले ये बता दूं कि मैं जन्म से दृष्टिबाधित नहीं था। मैं 1996-97 में दृष्टिबाधित का मेरी ज्ञात हुआ था और मैं जब 6ठी क्लास में था तब मुझे MY जो हमारा महाराजा यशवंत चिकित्सालय है वहां से मेडिकल बना दिया गया था कि मैं दृष्टिबाधित हूँ। किंतु मेरी मम्मी पापा का प्रेम मुझसे ज्यादा था। मैं घर में सबसे बड़ा था, अपने 4 बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मम्मी पापा मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में आया तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मेरे अध्यापकों ने कहा कि अब सामान्य विद्यालय में पढ़ पाना, क्योंकि राइटर वगैरह की कुछ जानकारी हमको नहीं थी, तो पढ़ने में काफी तकलीफ होती थी, दिक्कतें आती थी। तो ऐसे में उन्होंने कहा, फिर पापा ने किसी की सहायता से यहाँ पर डॉक्टर हेरन केलर शिक्षा अकादमी करके एक दृष्टिबाधित विद्यालय है, वहां पर मेरा एडमिशन कराया। तो उसी दौरान मेरे काफी, उस समय मैंने दृष्टिबाधित समाज क्या होता है, दृष्टिबाधितों से जान पहचान करी, उनसे परिचय किया और फिर मैं उस समाज में रस बस गया, यानी कि दृष्टिबाधित समाज का मैं अभिन्न अंग बन गया। तो 2003-04 में यहाँ पर महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ करके एक दृष्टिबाधित कन्याओं का विद्यालय है और वहाँ पर समय समय पर विवाह के लिए परिचय सम्मेलन आयोजित होते थे। बहुत बढ़िया। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ऐसे ही बुलाया कि चलो आओ घूमेंगे फिरेंगे और क्या मजे लेंगे, ऐसा करके मेरे को बुलाया। अच्छा, तो मेरे आप चले गए? मैं चला गया उनके कहने से। जी। मेरे एक परम मित्र संजय राठौर करके, मध्य प्रदेश के काफी साथी जानते हैं उनको। आज जो हमारी श्रीमती हैं, इनके विषय में ये कहा जाता था कि ये किसी से बात करती नहीं है और किसी से इनकी दोस्ती हो नहीं सकती है। तो जो संजय राठौर जी थे उन्होंने मुझे चढ़ा दिया कि मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, तुमको चुनौती देता हूँ कि तुम इससे बात करके दिखाओ। और आमतौर पे जब हॉस्टल आते हैं हम वापस, तो वहाँ पर काफी हम दोनों में वो हुई कि हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने उनके चैलेंज को स्वीकार करा, उनकी चुनौती को मैंने मान लिया और मैंने कहा कि ठीक है, आज नहीं तो कल मैं इस लड़की से बात जरूर करके दिखाऊंगा और दोस्ती जरूर करूंगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन वो खुदा की रहमत कहिए कि दोस्ती आज एक रिश्ते में परिवर्तित हो गई। अच्छा, आपको यहाँ पर मैं बीच में रोकना चाहूंगा। तो माया मैम, विनोद जी से हमको काफी कुछ जानने को मिल रहा है। तो आप ये बताएं कि जब इन्होंने कहा मुझसे दोस्ती करोगी, तो क्या आपने सीधे ही मान लिया या मतलब कुछ आपको भी सोचना पड़ा? नहीं, एक्चुअली सर मैं तो किसी से बात ही नहीं करती थी, ये बात बिल्कुल सही है। ये तो काफी समय तक हमारे यहाँ प्रोग्राम वगैरह होते रहते थे तो आते जाते रहते थे।
और मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ रहती थी, लेकिन और लोग बात करते थे, लेकिन मेरी आदत नहीं थी कि मैं किसी से, मतलब जिसको जानती नहीं हूँ उससे बात नहीं करती हूँ, जैसे यदि हो जाता है तो ये बहुत पीछे बार बार कुछ न कुछ बात ऐसी होती थी जिसपे कोई बात का कमेंट्स करना, इनका बोलना लगा रहता था कि, पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया इसपे। अच्छा जी, काफी जद्दोजहद करनी पड़ी इनको, मतलब मुझसे बात करने के लिए। अब तो ठीक है, उनको माया को हासिल करने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है। हाँ जी सर, ये तो है। अच्छा, तो माया के लिए माया जाल बिछाना पड़ा इनको, है? नहीं, माया जाल तो नहीं बिछाना पड़ा। अच्छा। हाँ, बस ये कहिए कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैं यदि करना है तो करके ही रहूंगा, ऐसे वाली स्थिति थी इनकी। और ये सब तो बातें विनोद जी बता रहे हैं माया जी 2003-04 की, तो उस समय तो इनकी नौकरी वगैरह कुछ थी नहीं, तो क्या विवाह वगैरह के बारे में भी आपने सोचना मतलब शुरू कर दिया था इनके बारे में कि यार जीवन साथी अगर हो तो यही हो, या नहीं, बस दोस्ती तक ही मामला सीमित था? नहीं संदीप जी, हुआ यूँ था कि 2003-04 से तो हमारी जद्दोजहद चालू हुई थी। दोस्ती होते होते तो 2005-06 हो गया। और जैसा कि मैंने बताया कि 6 में मेरी नौकरी लग गई थी, किंतु बीएड में हम दोनों का सौभाग्य रहा कि जिस कॉलेज से मैंने बीएड स्पेशल बीएड करा उसी कॉलेज में इनका भी एडमिशन हुआ। तो वहां से फिर हमारी दोस्ती ने रफ्तार पकड़ी और फिर बातें आगे हुई। नहीं तो मतलब ये बताओ ना कि विवाह तक बात कब पहुंची, कैसे पहुंची? घर वालों से भी तो चर्चा हुई होगी कि भाई ऐसे एक लड़की है जी। हाँ, घर वालों से तो मैंने स्पष्ट कह दिया था, मेरी एक सोच रही है, अन्ना जाने इसको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन स्पष्टता यही है कि मेरी एक सोच थी जब मैं दृष्टिबाधित समाज में गया कि जो दृष्टिबाधित लड़कियां हैं उनमें से ही मैं किसी से शादी करूंगा, क्योंकि मेरी ऐसी सोच थी कि यदि दृष्टिबाधित लड़की को दृष्टिबाधित लड़के नहीं अपनाएंगे तो इन लड़कियों को कौन अपनाएगा, इनका भी कोई साथी होना चाहिए। इनको भी जो जी विनोद भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ, यही हमारा प्रश्न भी था कि आपने मतलब ये तय कर रखा था कि अगर मैं किसी के साथ जीवन बिताऊंगा तो वो मेरे जैसा ही व्यक्ति हो। जी बिल्कुल, मैंने तय कर लिया था जिस दिन मैं दृष्टिबाधित समाज में गया था कि मैं कभी भी भविष्य में शादी करूंगा तो मैं दृष्टिबाधित लड़की से ही शादी करूंगा और नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। बहुत पहले और यही स्पष्टता मैंने मेरे घर में भी, यही बात मैंने मेरे घर में भी कह दी थी। तो आमतौर पर जो संघर्ष होता है वह संघर्ष मेरे जीवन में नहीं हुआ। नहीं तो घर वालों ने आपकी इस बात को आसानी से मान लिया है? उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ सुझाव देने की कोशिश की कि नहीं विनोद तुम दोबारा विचार करो, अभी ये ठीक नहीं है, या तुम ऐसा निर्णय इतनी जल्दी क्यों ले रहे हो, हम ढूंढते हैं तुम्हारे लिए, तुम योग्य हो, अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, ऐसा कुछ आया किसी की तरफ से? उन्होंने कहा कि नहीं विनोद जो कह रहा है सरकार आया था थोड़ा बहुत कि सरकारी नौकरी लग गई है तो समाज में मिल जाएगी लड़कियां, लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया और मैंने समझाने में मुझे सफलता मिली कि हमारी समाज ही दृष्टिबाधित समाज है और इस समाज की लड़कियों को भी तो कुछ ना किसी को अपनाना है, तो क्यों ना मैं किसी ऐसी लड़की को अपनाऊं। ये एक संदेश है आपके माध्यम से कि अगर हमारे समाज को हम नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? नहीं, जरूरी है संदीप जी। देखिए क्या होता है कि जब हम दृष्टिबाधित होकर सामान्य लड़कियां हमको पकड़ लेंगी, लेकिन ये आमतौर पर एक मानना होगा 1000 में से एक ही लड़का ऐसा होगा जो किसी ब्लाइंड लड़की का हाथ थामेगा। तो इस सत्य को मैंने स्वीकार करा और मेरे मम्मी पापा को कन्वे करा कि मैं भविष्य में कभी भी शादी करूंगा तो किसी भी दृष्टिबाधित लड़की से ही शादी करूंगा, और इसमें उन्होंने माना भी। और यही कारण है कि आज हम सफलता पूर्वक संयुक्त परिवार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। माया जी। जी सर। विनोद जी ने तो बता दिया अपने बारे में कि इन्होंने तो बहुत खुल करके और बहुत साफ साफ अपने घर वालों से कह दिया था, लेकिन आपने बताया जैसा कि आप पार्शियली ब्लाइंड हैं, यानी आपको कुछ दिखाई भी देता है। जी। और आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। तो आपको मतलब घर वालों से बात करनी पड़ी या ये सब काम अपने आप होते चले गए? थोड़ा आप अपनी तरीके से बताइए कि आपने विनोद जी को लेकर के और अपने जीवन को लेकर के क्या सोच रखा था? सर एक्चुअली क्या हुआ था कि जॉब तो मैं
बीएड करी थी उसी दौरान मेरा स्कूल में प्राइवेट लग गया था। जैसे ये जो महेश दृष्टि का नाम बता रहे हैं वही मैं लेसन प्लान करती थी, तो वहाँ उन लोगों को मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगा, तो उन लोगों ने मुझे वही मतलब टीचर के पद पे रख लिया था और वही खाना और रहने का मतलब कह दिया था कि आप यहीं पे रहो और बच्चों को भी पढ़ाओ। तो वहाँ मैं सेवा देती रही 2-3 साल तक, और तब तक मतलब हमारे यहाँ पर फिर हमारे जो संस्थापक थे जिन्होंने ये महेश दृष्टि विद्यालय की स्थापना की थी, राठी सर, उन्होंने उसके बीच ही में मतलब ये सम्मेलन वगैरह भी आयोजित किया। तो जिनको विवाह करने रहते थे वो लोग करते भी थे, पर हम लोग तो बहुत छोटे थे तो हम लोग इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। हाँ, और जब मेरी नौकरी लगी तो 2000 नौकरी सर, हाँ 2008 में शादी हुई और 2009 में गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, शादी हुई आपकी, नौकरी बाद में लगी जी, लेकिन प्राइवेट में करती रही। प्राइवेट कर रहे थे आप? ठीक है, में प्राइवेट कर रही थी। जी हाँ, ठीक है, बताएं। तो फिर ये विनोद जी से मैं ये पूछ रहा था कि विनोद जी से विवाह के बारे में आपने कब सोचना शुरू किया, या आपके सामने प्रस्ताव जब आया तो फिर आपके परिवार में क्या स्थिति थी? परिवार ने स्वीकार कर लिया या कुछ संघर्ष करना पड़ा? नहीं, ऐसा तो नहीं था। एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे हमारे परिवार में मैं गांव में रहती थी और गांव में पढ़ने के लिए यहाँ हॉस्टल में आई थी मैं, तो मम्मी लोगों का ऐसा कुछ विशेष नहीं था कि नहीं करेंगे या करेंगे ऐसा, पर मेरा खुद ही मन नहीं था कि मैं शादी करूं। मतलब समाज के बहुत सारे लोगों के बारे में सुनती रहती थी तो मैं सोचती थी इससे तो अच्छा है कि शादी नहीं करो थोड़ी, आप कम से कम सुखी जीवन बीतेगा, अपना खुद कमाओ खाओ, किसी का रोकना टोकना तो ना रहे। तो इस विषय पे तो मतलब मैं सोचती नहीं थी। हाँ, कभी नहीं सोचा मैंने। शादी करने से दुखी होता है? नहीं, मतलब लोग ऐसे बहुत सारे लोगों की चर्चा सुनती थी, आसपास में बहुत सारे लोग थे, तो कहीं किसी ने किसी को तलाक दे दिया है, तो कहीं कोई बहुत परेशान है, तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो उसी चक्कर में यही दिमाग में आता था कि क्या करना ऐसी, यदि शादी ऐसी होती है तो उसको करके क्या मिलेगा। तो नहीं किया ऐसा विचार। फिर जब इन्होंने प्रस्ताव रखा बहुत बाद में, तो फिर मेरे आसपास में बहुत बड़े लोग, मेरे जो टीचर्स थे, उन लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं, लड़का भी अच्छा है और मतलब नौकरी भी है, तो तुम भी खुद भी इतने समझदार हो तो तुम देर मत करो। मतलब बहुत उन्होंने मुझे कन्विंस किया था। फिर मैंने कहा कि ठीक है यदि ऐसा है, तो फिर मैंने उन लोगों की बात मानी और आज इस मकाम पर हूँ कि हम लोग साथ में रह रहे हैं। आप मान गए? जी। तो फैमिली आपकी कैसे मानी, जरा ये बताइए। मम्मी एक्चुअली मम्मी नहीं चाहती थी सर, क्योंकि मम्मी चाहती, वही जानना चाह रहे हैं। तो मम्मी क्या चाहती थी, हम यही जानना चाह रहे हैं कि मम्मी चाहती क्या थी? मम्मी ये चाहती थी कि मेरी एक ही लड़की है और मतलब मैं ब्लाइंड से शादी नहीं करूंगी, समाज में शादी करूंगी। तो फिर मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा नहीं, पहली बात तो मुझे शादी करनी नहीं है, और यदि करना है तो फिर मैं अपनी फील्ड में करूंगी ना, आप लोगों के साथ। तो मम्मी फिर जैसे तैसे नहीं मानी, फिर उनको भी मनाया और मान गई अंततः। नहीं तो मम्मी ने क्या रिश्ते वगैरह ढूंढना शुरू कर दिए थे, या नहीं बस बातें ही हो रही थी केवल घर में? नहीं, बातें हो रही थी, मम्मी ने कोई रिश्ता। वो आपको समझा रहे थे कि ऐसा कदम मत उठाओ? बिल्कुल। तो कभी पूछा नहीं आपने कि क्या कमी है, या इस तरह की कोई बात हुई, या जल्दी से ही सब कुछ हो गया, मान गए वो आसानी से? नहीं, उनको मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि देखिए, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो एक ब्लाइंड व्यक्ति की इस तरह से भावना नहीं समझ पाता है, जो एक मतलब विकलांग व्यक्ति या दृष्टिबाधित जो विचार रखते हैं वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं रखते हैं। मेरी ऐसी सोच है सर। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम यदि कहती हो तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुमको जो करना है। फिर गुस्सा हो गई बोली थी मम्मी, हालांकि बहुत अच्छा से नहीं बोली थी। अच्छा, मतलब उन्होंने हथियार डाल दिया आपके सामने? हाँ, पर फिर भी मैंने ये कहा, मैंने कहा कि नहीं, अब मेरा जो विचार है, क्योंकि सर मैं बचपन से ये देखती आई हूँ कि यहाँ ब्लाइंड लोग भी, नॉर्मल लड़के लड़कियां सब रहते थे, पर मतलब कोई ऐसा नहीं था जो मतलब ब्लाइंड व्यक्ति को अच्छे से वो करे, टेकल करे, ध्यान दे। समाज से वैसे ही उपेक्षित कर दिया जाता है हमको, तो उनके लिए तो सोचना पड़ता है ना सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपके मन में, मतलब आपके भी मन में एक तरह से यही था भावना है कि या तो करनी नहीं है शादी, और करनी है तो अपने ही समाज के किसी व्यक्ति से करनी। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बात बहुत बढ़िया। आप लोगों ने, दोनों ने मतलब जो सोचा एक दूसरे के लिए, तो ईश्वर ने भी आप लोगों को मिलवाने में पूरा साथ दिया। और इस मामले में बिल्कुल ठीक कहा विनोद जी ने कि हम लोग जो है थोड़ा सा लकी रहे। लेकिन आप लोगों से बातें करते करते काफी अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि आप दोनों की पसंद का
हमारे श्रोताओं को हम एक गीत सुनवाए, तो आप लोग बताएं कि हम कौन सा गीत चलाएं। संदीप जी, मैं चाहूंगा कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। यह गीत आप हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाएं। आप दोनों में से गाता कौन है? मैडम गाती है, तो मैडम को कहिए फिर 2 लाइन सुना दें। सर क्या सुनना चाहेंगे? वैसे मैं गजलें पसंद करती हूँ, ज्यादातर गजलें। यही वाला गीत, यही गीत जो विनोद जी ने फरमाइश की है। अच्छा, ये सुनना चाहते हैं? 2 लाइन। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं। इस खूबसूरत गीत को सुनने के बाद एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं विनोद जी और माया जी, और आपने देखा होगा श्रोताओं कि इनकी बातचीत से लग रहा है कि इनकी परिस्थितियां
कहीं ना कहीं बहुत अनुकूल रही, और इस लिहाज से अनुकूल रही कि जो निर्णय इन्होंने लिया उस निर्णय में इनके परिवार वालों ने भी बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया और इनका कहीं ना कहीं साथ दिया। लेकिन माया जी, हाँ जी सर, माया जी, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि विवाह हो गया, सहमति बन गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि शादी के बाद परिवार में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं लगता है कि अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अच्छा होता। या मान लो आपके जो पतिदेव हैं उनको लगे या आपको लगे कि यार कहीं ना कहीं किसी मामले में हमें कुछ कमी महसूस हो रही है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ या आपको लगा कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे का साथ बहुत ही सफलतापूर्वक निभा रहे हैं? सर एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे हम लोग की जब पोस्टिंग हुई थी तो पहले तो 1 साल में मतलब जॉब वगैरह नहीं कर रही थी, तो यहीं पर रहती थी इंदौर में। लेकिन इनकी नियुक्ति उज्जैन जिले में महिदपुर तहसील में एक गांव है खेड़ा खजूरिया, वहां पर थी। तो वहां पर ये मतलब रहते थे, तो हम लोग उज्जैन में रहते थे। फिर उसके बाद बच्चा हुआ हमारा, तो मम्मी पापा को लगा कि भाई इनको संभालना करना नहीं आएगा तो कैसे क्या करेंगे। फिर मैंने भी इनसे कहा कि मुझे भी नौकरी करनी है, मैं घर में बैठकर बोर हो जाती हूँ। मैंने कहा यदि कुछ किया है तो कम से कम उसका सदुपयोग तो होना ही चाहिए। मैंने कहा दिमाग तो बैठे बैठे बिल्कुल वही हो जाएगा, जंग लग जाएगा उसमें। तो कहने लगी क्या करोगी तुम? तो मैंने कहा कि फिर मैं, यदि आप चाहें तो फॉर्म भरवा दीजिए, वर्ग 1 में मैं डालती हूँ फॉर्म। तो फिर संविदा की जो वैकेंसी निकली तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं मतलब पास हो पाऊंगी, लेकिन फिर भी ये मेरे से बोलने लगी कि तुम करके देखो, तुमको लगता हो तो। पहले मना कर रहे थे कि नहीं मत फॉर्म डालो, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे करना तो है, चाहे मैं फेल हूँ या पास हूँ, लेकिन मैं करूंगी जरूर। तो उसके दौरान मैंने फॉर्म वर्ग 1 में और 2 में डाला था, तो दोनों में मैं पास हो गई। और फिर मेरी नियुक्ति उज्जैन जिले के घोसला गांव में हो गई थी, और हम लोग फिर वहीं रहने लगे। और फिर मतलब हम लोग को उस समय तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा, सर क्या है, परिवार में ज्वाइंट फैमिली में चलता रहता है, आप समझते हैं, क्योंकि एक दूसरी लड़की आती है और इतने बड़े परिवार में सबके विचारों को समझना और उनकी भावना को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मैंने किसी से शिकायत नहीं की, मैं अपने आप करती नहीं। विनोद जी, एक्चुअली मैं विनोद जी के बारे में पूछ रहा था कि विनोद जी के साथ आपको कभी लगा कि कुछ काम में विनोद जी की कोई कमी हो रही है, या वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं लगा? ये मैं पूछना चाह रहा था। सर समझ देखिए क्या है कि वो तो यहाँ रहते नहीं थे ना, वो तो चले गए थे खेड़ा खजूरिया। हाँ, तो फिर मैं अकेली यहीं रहती थी, तो फिर मैं क्या करती बताइए, अपने मन की बात कहूँ किससे? फिर कभी कभी फोन पे बात होती तो इतनी बात तो डिटेल हो ही नहीं पाती। बिल्कुल ठीक बात है। तो जॉइंट फैमिली में बताया आप लोगों ने कि आप लोग जॉइंट फैमिली में हैं, तो विनोद भाई जी कौन कौन है आपके परिवार में? सन्नी भाई, जैसा मैंने कहा कि हम 4 बहन भाई हैं, तो सबकी शादी हो गई। हालांकि आज मेरे साथ मम्मी पापा रहते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और सबसे एक भाई मेरा जयपुर में ही रहता है, राजस्थान में, वो रिजर्व बैंक में है, तो उसकी फैमिली वही है। लेकिन जो सबसे छोटा भाई है वो मेरे साथ रहता है, उसकी वाइफ और उसके भी 2 बच्चे हैं। ऐसे करके आज हम 10 लोगों का परिवार है जिसमें हम रहते हैं। तो जैसा कि माया जी ने कहा कि जॉइंट फैमिली में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो कभी लगता है आपको भी कि परिस्थितियों को संभालने में आपको भी कई बार दिक्कत हो जाती है, या चलता रहता है, ऐसा सोच लेते हैं आप? नहीं, वो तो खैर सन्नी भाई, मुझे क्या एक सामान्य व्यक्ति को भी लगता है, क्योंकि घर में 4 बर्तन रहते हैं तो उनमें गड़गड़ाहट होती रहती है कभी ना कभी, तो टकरार जरूरी होती है। और लेकिन मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत जब हमें कमी है तो हम अगर साथ में रहेंगे, अब जैसे मान लीजिए आज की तारीख में हम दोनों नौकरी में करते हैं, और यदि हम सिंगल फैमिली में रहते हैं तो फिर हमारे बच्चों की परवरिश कौन करता? तो आज हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो साल 6 महीने में एक बार कोई बेमनस्सी की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे समय रहते सुधार लिया जाता है। जी। तो विनोद भाई, ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं कि पारिवारिक कार्यक्रमों में आना जाना और बहुत मतलब व्यवहार को मेंटेन करना, तो कभी मतलब आज इतने सालों के बाद, आपके विवाह के 12-13 सालों बाद भी, या कभी भी ऐसा कभी लगा मम्मी पापा की तरफ से कि वो किसी बात को लेकर के है कि यार
हम समाज की कोई महिला लेकर के आते तो शायद हमें ज्यादा सुविधा मिलती, या उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली आप दोनों के रिश्ते को निभाने में अपना योगदान दिया है? नहीं संदीप भाई, ये बात तो मेरे घर में आज तक नहीं हुई है। मैडम साथ में बैठी हैं कि कोई समाज के लाते हैं तो कुछ होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है और बढ़िया रहते हैं। जब ये है कि थोड़ी दृष्टिबाधित होने के कारण हम ही समाज के ज्यादा कार्यक्रमों में नहीं आते जाते हैं, और जब ज्यादा ही कोई सगे संबंधियों के घर कार्यक्रम होते हैं तो बरोबर मम्मी इनको ले जाती है, या जो छोटे वाले भाई की मिसेस है वो ले जाती है, और मुझे भाइयों ले जाते हैं। तो ऐसी कोई कभी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। यानी आपके साथ तो सब कुछ आदर्श स्थिति है मतलब। जी तो काम को लेकर के कभी कोई शिकायत विनोद भाई? नहीं, कामों को लेकर के अब मम्मी इस बात को समझती है, छोटे वाले भाई की मिसेज भी समझती है कि भाभी रोजिना की मिसेज जो है वो रोजिना ड्यूटी पे जाती है, तो सुबह इनसे जितना काम होता है झाड़ू वगैरह लगा देती हैं घर की, और अपना तैयार होकर चली जाती है। फिर शाम को खाने आने के बर्तन वगैरह साफ कर लेती हैं। तो इसको लेकर भी कभी कोई नहीं आया है। आमतौर पे मम्मी और छोटे वाले भाई की मिसेज मना करती है कि भाभी आप तो रहने दो, जितना आपसे हो उतना ही करो आप। तो विनोद भाई ये बताओ कि आप कितना हाथ बटाते हैं माया जी? नहीं संदीप भाई, इसके लिए तो मेरे मिसेज की और घर वालों सबकी शिकायत रहती है कि मैं घर की ओर कोई ध्यान नहीं देता हूँ। एक्चुअली क्या है, थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, तो समाज के कार्यों में लगा रहता हूँ, जिसके कारण हम दोनों में कभी कभी खटपट जरूर होती रहती है कि आप मेरी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, आप तो समाज सेवा ही करो, फिर हमको शादी क्यों करी। कहानी घर घर की। तो जी, कहानी घर घर। तो फिर मतलब लड़ाई बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाती है कि मैडम जो है समझ लेते हैं कि हाँ यार समाज को भी नहीं, देखना जरूरी है? वो जब ये बोलती है तो मैं चुपचाप सुनते रहता हूँ ताकि बात आगे नहीं बढ़े। ये भी बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर एक बोल रहा है तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। जी, तो वही है ना, क्योंकि देखिए बात आगे बढ़ाने से तो कोई निपटारा होगा नहीं। अब लोगों की अपेक्षाएं रहती है, दोस्तों की भी कुछ डिमांड्स रहती है कि तुम इतने काबिल हो, हमारा कुछ सहयोग कर सकते हो तो करो। तो या तो समाज को देखो या फिर परिवार को देखो, दोनों को मेंटेन करना एक साथ चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है। तो इनके शिकवा शिकायतों के बीच मैं अपना कार्य करते रहता हूँ। तो कभी ऐसा होता है कि घूमने वगैरह जाते हैं, या कभी ऐसे ही निकल गए शहर में या कहीं बाहर? नहीं संदीप भाई, इस बात के लिए तो मेरी तरफ से साल भर में मैं 10-15 दिन का ऐसा एक पैकेज बनाता हूँ जिसमें हम आराम से घूमने जाएं। मैं तमाम स्थानों पर इनको घुमा चुका हूँ, चाहे वो वैष्णो देवी हो, सोमनाथ हो, पूरा उत्तर प्रदेश का जो मत्था, वृंदावन, देहरादून, मसूरी, और नेपाल भी हम इनको घुमा लाए हैं अभी पिछले दो वर्ष पहले। ऐसे साल भर में 10-15 दिन तो मैं इनके साथ फिक्स रखता हूँ गर्मी की छुट्टी में, क्योंकि आमतौर पे हमको गर्मी में ही छुट्टी मिलती है। इस लिहाज से आप पूरी तरह से एक तरह से पारिवारिक व्यक्ति भी बन जाते हैं। जी। तो विनोद भाई ये बताएं कि आज समाज में आप क्या देखते हैं कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, खासकर जो हमारा प्रोग्राम भी हमने जिस बात को लेकर के डिजाइन किया है कि उनकी प्रतिभाओं का तो सम्मान करते हैं, गुणगान करते हैं, बखान करते हैं, लेकिन जहां पे प्रश्न आ जाता है वैवाहिक संबंधों का, तो वहां पर समाज मौन हो जाता है। आप क्या देखते हैं? नहीं संदीप भाई, ये बात तो सही है। क्या होता है आजकल हमारे दिव्यांग समाज में मैं देखता हूँ कि जैसी मेरी सोच थी वैसी सोच हमारे अन्य साथी नहीं रख रहे हैं। प्रायः देखने में यही आ रहा है कि यदि वो नौकरी पे लग गए हैं तो फिर वो सोचते हैं कि मैं सामान्य लड़की से शादी करूं, और सामान्य नहीं मिलती है तो सोचते हैं कि अदर डिसेबिलिटी की जो हाथ पैर से लड़कियां विकलांग है उनकी ओर जाते हैं। लेकिन वो जब कुछ भी नहीं मिलता, उनको कहीं नहीं मिलता है, तो फिर वो सोचते हैं कि यार हमारे को दृष्टिबाधित लड़की मिल जाए, लेकिन उसके साथ भी कंडीशन रखते हैं वो कि नौकरी करती हो, और जिसके कारण एक बहुत कहना चाहिए असमानता का मेरे को नजर आ रहा है कि बहुत आज दिव्यांग समाज में जो वर वधु है वो अपनी जीवन साथी के लिए बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं। कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं करना चाह रहे हैं। कारण ये मानते हैं आप कि आपकी तरह वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं स्पष्ट रूप से, या फिर वो परिवार
में बंधे हुए होने की वजह से क्या कारण देखते हैं नहीं, मुख्य रूप? मैं ये मानता हूँ कि वो खुद कंफर्म नहीं है कि हम करना क्या चाहते हैं। वो अभी असमंजस की स्थिति में जी रहे हैं, क्योंकि देखिए सेल्फ डिपेंड होने के बाद परिवार पर निर्भरता कम हो जाती। परिवार में रहते हैं तो परिवार का सोचना पड़ता है, लेकिन परिवार को कन्वे हमको करना है कि हम जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमें उसी समाज की लड़की को अपनाना होगा। तो वो अपने आप में कंफ्यूज नजर आ रहे हैं मुझे सबसे ज्यादा आज की तारीख में। तो आप सुझाव क्या देना चाहेंगे कि समाज की ये समस्याएं, दृष्टिबाधित समाज की या दिव्यांग समाज की ये समस्याएं कुछ कम हो सके, कुछ दूर हो सके, तो आप क्या कुछ अपने श्रोताओं को या सुनने वालों को कुछ बता सकते हैं इस बारे में? मैं सभी सुनने वालों को, मेरे दिव्यांग साथियों को, वो ऐसा नहीं माने कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत मत आपके सामने रख रहा हूँ और एक सुझाव दे रहा हूँ कि देखिए, समय कभी किसी के लिए नहीं रुका है। समय की गति से ही चलता है और आपको आज की तारीख में, आज जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में आपको निर्णय करना होगा। नहीं तो समय गुजरता जाएगा और आपके साथ जो ग्रस्त जीवन का सुख है वो आपकी कंफ्यूजन स्थिति में समय निकलते जाएगा, आप कोई निर्णय नहीं कर पाओगे। इसलिए आप त्वरित निर्णय करें। सेल्फ डिपेंड है आप, तो सेल्फ डिपेंड होने के नाते आप अपनी पार्टनर के ऊपर विश्वास करें कि वो जो भी मुझे रूखा सूखा जैसा भी खिलाएगी अपने हाथों से बनाकर खिलाएगी, तो आप तो उसी का हाथ थामे जो कि आपके समाज से आपको चाहती है। माया जी, आपने बताया कि आप दृष्टिबाधित हैं, तो जो दृष्टिबाधित महिलाएं हैं, जी हाँ, आपने कभी सोचा इस बारे में? आपने देखा आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके आस-पास, आस पड़ोस में या आपके शहर में कि उनके साथ मतलब ये सब समस्याएं कई गुना ज्यादा हैं, या फिर जो है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब महिलाएं भी अपनी तरफ से अच्छी तरह से सब कुछ कर रही हैं? आपको क्या लगता है, खासकर विवाह के मामले में दृष्टिबाधित महिलाओं की क्या स्थिति है, आप क्या देखती हैं? नहीं सर, एक्चुअली जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल जो है वो लोग सभी स्टेब्लिश हो चुके हैं, सभी की जॉब है, सभी के बच्चे हैं, और जो आज की लड़कियां हैं वो भी मतलब तुरंत निर्णय नहीं लेती हैं, अपने माता पिता पे डिपेंड रहती हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसे ये जीवन तो हमारा है। देखिए, जब माता पिता भी यदि कोई निर्णय करते हैं तो यदि आपके भाग्य में कुछ ऐसा होना होगा तो होकर ही रहता है, तो क्यों ना ये निर्णय खुद ही ले लें, ताकि आपको आगे भविष्य में यदि दुख या सुख जो भी भोगना पड़े तो उसकी जिम्मेदारी हम खुद उठाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो आप अगर मान लो जो दृष्टिबाधित महिलाएं हैं उनके परिवार वालों को या अपनी सखियों को आप मतलब यहाँ क्या संदेश दे सकती हैं आज? हाँ, यही संदेश सर जो मैंने कहा अभी, कि जैसे वो लोग ज्यादातर, अभी आप लोग ने परिचय सम्मेलन यहाँ किया था तो उसमें मैंने सुना, देखा, समझा कि काफी लड़कियां जो थी उनके मम्मी पापा मतलब कई बार निर्णय करते थे, लेकिन उनका निर्णय कई बार असमंजस की स्थिति में वो हो जाता था, डिसमिस हो जाता था। कई बार वो निर्णय पर पहुंचती तो माता पिता मना कर देते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो स्वयं अच्छे कड़े मन से ले लें, क्योंकि ये सोच के लें कि हमें जो भी करना है स्वयं के लिए करना है। जिंदगी में दुख या सुख जो भी आएगा तो हमें स्वयं ही भोगना है, तो फिर इतनी देर क्यों इस मामले में? नहीं, लेकिन माया जी, एक प्रश्न है मेरा आपसे। कोई दृष्टिबाधित महिला है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और बहुत अच्छी जॉब में है वो, तो क्या उसे ये सपना देखने का अधिकार नहीं है कि मेरा जो जीवन साथी है वो दृष्टिवान हो? देखिए सर, वो देखने का अधिकार तो बिल्कुल होना भी चाहिए और है भी, लेकिन ये होता है कि उनके सपने किस हद तक सही निकलते हैं ये तो उनके ढूंढने पर, उनके विचारों पर फिर जब वो खड़े उतरेंगी तभी उनको पता चलेगा। नहीं, लेकिन आप मतलब उनको अपने इस सपने को साकार करने के लिए क्या कुछ 2-3 ऐसी बातें बता सकती हैं कि भाई अगर आपका ऐसा ही सपना है तो फिर आपको ये करना चाहिए? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे यदि जो बहनें, जो सहेलियां ये सोचती हैं कि उनका जीवन साथी नॉर्मल हो, तो बिल्कुल वे भी उनको ढूंढने की तलाश में लग जाएं और सबसे पहले तो वो हम हमेशा ये सोचें कि हमको हमारा जो जीवन साथी है
सर उनकी जो विचारधारा होती है, जैसे नॉर्मल हो या ब्लाइंड हो, कोई भी हो, तो विचारधारा सबसे ज्यादा मायने रखती है। जब तक आपकी विचारधारा एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, चाहे वो ब्लाइंड हो, जिंदगी नहीं बिता सकते। जी बिल्कुल। तो इससे इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो बहुत अच्छी चीज है यदि अच्छा जीवन साथी है और यदि वो नॉर्मल भी है, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। तो विनोद भाई भाई, समाज जो स्वीकार नहीं कर पाता है आसानी से दिव्यांग साथियों को, तो समाज जो है, मुख्य धारा के जो लोग हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं संदीप भाई, देखिए समाज हो या मुख्य धारा के जो लोग हैं, वो तो बहुत आश्चर्यचकित रहते हैं। उनकी नजर में तो दिव्यांग व्यक्ति शादी कैसे करता है, कैसे उनका घर बसता है, कैसे उनके बच्चे हो जाते हैं, काफी तमाम बातें उनके दिल दिमाग में घूमती रहती है। और हम भी कभी जाते हैं और हमारे हम भी कभी जाते हैं और हमारे दोनों बच्चे जब देखते हैं कि नॉर्मल है, तो बोले अरे, तमाम बातें उनकी क्या क्या उनके मन में चलता है वो तो वही जानते हैं। लेकिन कोई तो बोलेगा चलो तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहे, तुम्हारे बच्चे दोनों खुश रखे तुमको, हमारे बच्चों को बोलते हैं कि माँ बाप का ख्याल रखना। तो उनके लिए ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात हो जाती है कि दिव्यांगों की भी या दृष्टिबाधित लोगों की भी शादी होती है या अदर डिसेबिलिटी की भी शादी होती है। वो बहुत आश्चर्य करते हैं कि उनकी नजर में भले ही हम आधुनिक भारत की कल्पना करते हैं, आधुनिक भारत मानते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि उनकी सोच आज भी प्राचीनतम सोच है। और चाहे कितने पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन दृष्टिबाधित या दिव्यांग समाज के प्रति उनकी जागरूकता ना के बराबर है। वो आज भी उसी अंधकारमय दुनिया में जी रहे हैं। जी मुझे बताइए विनोद भाई कि समाज की सोच को क्या कभी बदल पाना संभव है, और अगर बदलना है तो उसके लिए दिव्यांग समाज को खुद क्या करना चाहिए? देखिए, समाज की सोच तो हमें जरूर बदलना है और बदल कर ही, क्योंकि देखिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि वे समाज के अंग है तो हम भी समाज के अंग है। भगवान ने उनको भी जन्म दिया है सृष्टि संचालित करने हेतु, और हमें भी सृष्टि का चलायमान रखने हेतु जन्म दिया है। उनके पास भी 2 हाथ पैर हैं, हमारे पास भी है। बस ये है कि हम में कुछ कमी रह जाती है किसी न किसी एक अंग में, तो उनके शरीर में भी कोई ना कोई तकलीफ जरूर रहती होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो एक दूसरे को समझना होगा और समाज को अपनी सोच विकसित करना होगी। और दिव्यांग जगत को ये चाहिए कि उनको अपनी मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखना चाहिए, अपने आदर्श जीवन के बारे में उनको बताना चाहिए और यह स्थापित करना चाहिए कि हम आपके समक्ष हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी आपकी तरह ही ईश्वर की एक देन है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है भाई कि दिव्यांग समाज खुद अपने आप को किस स्तर पर ले जाए कि समाज की सोच अपने आप बदल जाए? दिव्यांग समाज अपने आप को स्थापित कर ले। संदीप भाई, होता है कि आज भी हमारे भारत में कई दिव्यांग ऐसे हैं जो कि अशिक्षित हैं, उनको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, और जिस कारण वो तमाम जो एक कहना चाहिए भिक्षावृत्ति है या गाना बजाना करके करते हैं कोई, तो इस समाज की धारणा हो जाती है कि नहीं यार, ये तो इसी योग्य है कि भिक्षा मांगे, या समाज अपनी ओर उनको बराबर देखना नहीं चाहती है। तो दिव्यांग समाज को ये करना चाहिए कि जो स्थापित हो चुके हैं, जो स्टेब्लिश हो चुके हैं, वो अपने समाज के अन्य साथियों को अधिकारों के बारे में बताएं, उनकी समुचित शिक्षा की व्यवस्था करें, उनको जागरूक करें, और समाज के बीच में भी जाकर वो दिव्यांगों की एक छवि स्थापित करें। और जो लोग स्टेब्लिश हो गए हैं वो सामान्य समाज को यह समझाने का प्रयत्न करें कि दिव्यांग किसी से कम नहीं है, आप और हम समान हैं। यानी कि दिव्यांग जगत को अपनी सशक्तिकरण के माध्यम से उनको जागरूक करना चाहिए। तो बहुत जबरदस्त बातें आप दोनों के साथ आज करने का अवसर मिला,
और बातें करते करते समय जो है कब मतलब इतना हो गया हमें पता ही नहीं चला। तो नहीं, हमको भी आपके साथ बात करने में बहुत खुशी हो रही है और हमको भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि समय कैसे बीत रहा है। हाँ, हमारा यही उद्देश्य है विनोद भाई रेडियो मधुबन का दरअसल, कि श्रोताओं को इस प्रोग्राम में किसी तरह से कुछ बोरियत ना लगे, उन्हें लगे कि हाँ कुछ नया हो रहा है। मैं आप दोनों का जीवन ईश्वर करे जिस प्रकार रहा है आगे और भी अच्छा रहे। मैं आप दोनों से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप दोनों का देखते हैं कि आपस में कितना तालमेल है। तो पहले माया जी आपसे शुरुआत करते हैं। करें शुरू? जी हाँ, बोलिए। विनोद जी का पसंदीदा कलर कौन सा है? पर इनका पसंदीदा कलर तो आज तक कभी बताया नहीं। मतलब पहली बोल पे बोल्ड हो गए आप। चलिए दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। विनोद जी का पसंदीदा खाना कौन सा है? जी, खाना तो उनका दाल चावल बहुत पसंदीदा खाना है, वो ज्यादातर वही पसंद करते हैं। 56 भोग एक तरफ और दाल चावल एक तरफ। जी। तीसरा प्रश्न पूछता हूँ कि विनोद जी की पसंदीदा फिल्म कौन सी है? उनकी पसंदीदा फिल्म जो है वो प्यार झुकता नहीं, बहुत पसंद करते हैं वो उस फिल्म को, और उसके गाने गाते रहते हैं बस दिन भर। क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया ना। विनोद भाई। जी विनोद, अब आपकी बारी है। जी। माया जी का पसंदीदा गीत कौन सा है? गीत इनके तो सभी गीत पसंद है, फिर भी इनका जहाँ तक मैं समझाऊं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। और माया जी का पसंदीदा शहर कौन सा है? शहर? जी, शहर इनका तुक्का मत मार देना। नहीं, तुक्का नहीं मारूंगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ इनका पसंदीदा शहर जो है वो दिल्ली रहा है। माया जी सही कह रही है? नहीं सर। विनोद भाई आउट हो गए आप भी। नहीं, अब होता है यार, ये तो अपनी अपनी कह सकते हैं ना। हाँ, अच्छा विनोद जी जी ये बताइए कि माया जी का जो फेवरेट फूड है, खाना, वो क्या है? फेवरेट फूड खाना? आप लोग यार मतलब प्यार ठीक से नहीं है ऐसा लग रहा है। देखिए, इनको भिंडी की सब्जी तो बहुत पसंद है जी, तो भिंडी की सब्जी और रोटी इनको काफी अच्छी लगती है जितना मैं समझता हूँ। जी। और आपका पसंदीदा कलर जो हमने माया जी से पूछा था वो आप ही बता दो। नहीं, इनका बता सकता हूँ मैं। नहीं, आपका पूछा था जो माया जी से, जो माया जी नहीं बता पाई थी। नहीं, मेरा तो हर कोई कलर जो कि मेरे शरीर पे सूट हो जाए, मैं कोई विशेष नहीं रखता, लेकिन हाँ मिसेस का मैं बता सकता हूँ, इनको ग्रे कलर जो है बहुत पसंद है। और माया जी आपका पसंदीदा शहर कौन सा है जो विनोद जी नहीं उत्तर दे पाए? सर मुझे लखनऊ बहुत अच्छा लगता है। लखनऊ को कहा जाता है कि वो नवाबों का शहर है, और बिल्कुल वो उमराव जान फिल्म जो बनी थी मेरे ख्याल से रेखा जी की और फारूक शेख की, वो वहीं पर बनाई गई थी। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार देखूं। मैं बचपन में मैंने कई बार मैं कंपटीशन में जाया करती थी, तो मैंने एक बार देखा था, तब से मेरा बड़ा दिल था कि एक बार वहाँ जाऊं। विनोद भाई जी, अब कोरोना के समाप्त होने का इंतजार करिए और आप लखनऊ का पैकेज बनाइए फिर। जी जी जी। चलिए, तो बहुत ही मजा आया आप दोनों से बात करके। आप दोनों पहले मैं विनोद जी आपसे पूछता हूँ, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि मधुबन अपने आप में एक बहुत बड़ा रेडियो प्लेटफॉर्म है और इससे तमाम श्रोताएं, सैकड़ों हजारों श्रोता इससे जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सभी से ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप कहीं पर भी किसी दिव्यांग को देखें तो उसे सहानुभूति की दृष्टि से ना देखें, उसको सहयोग करें, उसको दया की दृष्टि से ना देखें, उसमें केवल आप सद्भाव की दृष्टि से उसका हाथ आगे बढ़ाएं और उसकी उंगली पकड़कर उसके समुचित स्थान दें। दया नहीं, ना दान, बस सहयोग हमें सभी समाज का चाहिए। बस सहयोग और सम्मान। क्या बात है जी, बहुत खूब। और माया जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से अंत? जी, रेडियो मधुबन सुनने वाले तमाम साथियों से मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से एक दिव्यांग व्यक्ति संघर्ष करता है,
और यदि आपको कोई दिव्यांग व्यक्ति संघर्ष करता हुआ नजर आता है तो आप उसका मतलब बिना संकोच सहयोग करें, और जिस भी प्रकार का सहयोग, आर्थिक, सामाजिक और जो भी सहयोग आपसे बन पड़ता है, मित्रता वाला किसी भी प्रकार का सहयोग आप उनके साथ करें, तो मुझे लगता है कि वे भी आपके बराबर के साथी रहेंगे सुख दुख के, और एक अच्छे मित्र के रूप में आपके सामने आएंगे। ये कहना चाहते हैं सर। जी, चलिए, तो श्रोताओं, आज आपने सुना विनोद जी और माया जी को, जिनका स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि समान दिव्यांगता ही सुखद वैवाहिक जीवन का आधार है। इसी प्रकार अगले रविवार किसी और परिवार के साथ रूबरू होंगे और सुनाएंगे आपको किसी और हमराही की कहानी। तब तक आप रेडियो मधुबन 90.4 FM को सुनते रहिए, और हमेशा जो हम कहते हैं कि सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन के किसी भी प्रोग्राम के लिए, और खासकर इस प्रोग्राम के लिए भी, यदि आप सुझाव देना चाहें तो आप 941415 मोबाइल नंबर पे कॉल करें। अगर आप मेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in पर ईमेल कर सकते हैं। और श्रोताओं के लिए विशेष सूचना ये है कि रेडियो मधुबन का एंड्रॉइड का ऐप भी है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से रेडियो मधुबन के नाम से ही डाउनलोड कर सकते हैं, और रेडियो मधुबन का कोई भी प्रोग्राम 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आप उस ऐप पर सुन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इस कार्यक्रम में जोड़ा, और रेडियो मधुबन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम दोनों को सुना और हमारी भावनाओं को समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया विनोद भाई और माया जी। शुक्रिया।